तेलंगाना में चुनाव प्रचार चरम पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह निजामाबाद में चुनावी रैली और रंगारेड्डी में करेंगे रोड शो। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और डी.के. शिवकुमार भी हैदराबाद में करेंगे रोड शो। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने किए पुख्ता इंतजाम। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे होंगे घोषित। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जारी। अब तक 46.8 मीटर तक हुई ड्रिलिंग। तकनीकी कारण की वजह से ड्रिलिंग के काम में आई बाधा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल और हमास के बीच आज से 4 दिन का संघर्ष विराम। बंधक महिलाओं और बच्चों के पहले समूह को हमास करेगा रिहा। गजा में अतिरिक्त मानवीय सहायता पहुंचनी होगी शुरू। खेल की खबरों में कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की अर्धशतकीय पारी के बल पर T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हराया। सीरीज में भारत को मिली 1-0 की बढ़त। दोनों टीमों के बीच रविवार को होगा दूसरा मुकाबला। नमस्कार, DD न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब शुरुआत करते हैं खबरों के विस्तार से और बात करते हैं चुनावी राज्यों की खबरों के साथ। जनादेश में सबसे पहले शुरुआत दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना से, जहां 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। राजस्थान में चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद अब सभी पार्टियों का फोकस तेलंगाना पर है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह की आज तेलंगाना के कई विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ रैलियां हैं। सबसे पहले अमित शाह निजामाबाद की आरमूर विधानसभा सीट पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद अमित शाह रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में भव्य रोड शो करेंगे। शाम को गृह मंत्री रंगारेड्डी जिले के सेरीलिंगमपल्ली में भी रोड शो करके भाजपा की शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद लगभग 5 बजे हैदराबाद की अंबरपेट सीट पर रोड शो करके भाजपा नेता पार्टी के हक में वोट मांगेंगे। कांग्रेस भी तेलंगाना में लगातार मोर्चा संभाले हुई है। यहां 30 तारीख को होने वाले मतदान के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की फौज उतरी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नलगोंडा और आलमपुर में जनसभा करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी जुक्कल, मेडक, तंदूर, खैतराबाद में रैली और रोड शो करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी आज तेलंगाना के पालकुर्थी, हुस्नाबाद, धर्मपुरी में चुनावी रैली होगी। तेलंगाना के बाद अब बात राजस्थान की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान खत्म हुआ। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश के 199 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। गुरुवार को शाम 6 बजे प्रचार अभियान का शोर थम गया और अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक महकमा शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा करने में जुटा हुआ है। निष्पक्ष मतदान संपन्न करवाने और भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक बचाव कर्मी सिलक्यारा सुरंग में 46.8 मीटर तक ड्रिल कर चुके हैं। ऑगर ड्रिलिंग मशीन में तकनीकी खराबी आने के बाद ड्रिलिंग का काम रुक गया था। राज्य और केंद्र सरकार लगातार बचाव अभियान पर नजर बनाए हुए है। मजदूरों को बाहर निकालने के साथ उनके खाने पीने और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खासे इंतजाम किए गए हैं। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए एजेंसियां भी जान से जुटी हुई हैं। बचाव अभियान में इस्तेमाल की जा रही ड्रोन तकनीक पर स्क्वाड्रन इंफ्रा माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के MD और CEO सिरियक जोसेफ का कहना है कि यह ड्रोन नवीनतम तकनीकों में से एक है जो सुरंग के अंदर जा सकता है। यह GPS से वंचित क्षेत्रों में भी चलाया जा सकता है।
The latest, one of the latest technologies which can go inside the tunnels. It does not need, it goes into GPS denied areas, and so it goes autonomous in inaccessible areas, and then you can assess if there is any convergence, any. So whereas here what has happened is it is accessible at least up to the front. So that's why in fact, what we are doing now is to see that we are monitoring the convergence, and if there is any movement, and then our team is there at Bangalore, and then we are constantly, relaying the data. जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बाजीमल इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में अपनी जान कुर्बान करने वाले 5 जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि राजौरी जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन सहित 5 जवान शहीद हो गए हैं। इनमें कैप्टन MV प्रांजल, कैप्टन शुभम गुप्ता, हवलदार अब्दुल माजिद, लांस नायक संजय बिष्ट और पैरा ट्रूपर सचिन लौर शामिल हैं। सेना ने कल सुबह ताज़ा गोलीबारी में लश्कर-ए-तोयबा के 2 उच्च प्रशिक्षित आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान कारी के रूप में की गई है। वह पिछले 1 साल से राजौरी पुंछ क्षेत्र में सक्रिय था। इस आतंकवादी को डांगरी और कंडी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता भी माना जाता है। रक्षा प्रवक्ता के अनुसार कारी को इस क्षेत्र में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने के लिए सीमा पार से भेजा गया था। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। और अब बात राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण की। राजधानी में बीते दिनों से स्मॉग की गहरी परत छाई हुई है। कुछ मीटर दूर भी लोग साफ नहीं देख पा रहे हैं। स्मॉग और प्रदूषण की वजह से सिरदर्द, थकावट, सांस में परेशानी जैसी समस्या अब आम हो रही हैं। पहले से बीमार लोगों को दवाओं में भी राहत नहीं दिला पा रही हैं। इन सब के बीच बुरी खबर यह है कि अभी प्रदूषण और बढ़ सकता है। वीकेंड पर यह गंभीर स्तर भी ले सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज भी वायु प्रदूषण सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह आनंद विहार में 411, अलीपुर में 432, वजीरपुर में 433 और RK पुरम में 422 AQI दर्ज किया गया है। और अब बात बदलते मौसम की। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य में लगातार भारी बारिश के कारण कई जिलों के स्कूलों में छुट्टियों का भी घोषणा कर दी गई है। क्षेत्रीय चेन्नई मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार नीलगिरी, कोयम्बटूर, थेनी, डिंडीगुल, शिवगंगई और पुट्टुकोट्टई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं शिवगंगई, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, मदुरै, कोयम्बटूर, विरुधनगर, तेनकासी और कन्याकुमारी जिलों में अलग अलग स्थानों पर मध्यम बारिश होने के साथ तूफान की संभावना जताई गई है। वहीं कोयम्बटूर में कई हिस्सों में बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव देखने को मिला है। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वारा देश भर के लोगों में केंद्र और प्रदेश सरकार योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। यात्रा के तहत उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में सितारगंज ब्लॉक के मटीहा और पिंडारी जनजातीय बाहुल्य ग्राम में IEC प्रचार वैन पहुंची। विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज ब्लॉक के मटीहा और पिंडारी जनजातीय बाहुल्य ग्राम में IEC प्रचार वैन पहुंची। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, बैंक, विद्युत, बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण आदि विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार और प्रसार किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को अधिकारियों के द्वारा विभागवार योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अच्छा काम करने वाली लखपति दीदी को भी सम्मानित किया गया। ये जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय PM साहब के द्वारा एक विशेष आयोजन किया गया कैंपिंग का। इसमें हमें प्रत्येक जनजाति गांव में, जो हमारे जनजाति भाई लोगों के गांव हैं, वहां जाकर के सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में उन्हें अवगत कराना है। न केवल अवगत कराना है, अपने अपने डिपार्टमेंटों के जो स्टॉल लगाए हैं उनके द्वारा उनको एट ए टाइम भी लाभान्वित किया जाना है।
सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कारण छोटे स्तर पर मशरूम का उत्पादन कर अपने समूह को आर्थिक रूप से सशक्त करने वाली लाभार्थी अनामिका राणा ने बताया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई योजना का लाभ लेकर आज अच्छा कार्य वो कर रही हैं। अब उन्हें किसी पर आश्रित रहने की जरूरत भी नहीं है। हमारे समूह में 10 महिलाएं हैं, काम करती हैं, जैसे जिसने हमने प्रशिक्षण लिया, समूह के द्वारा प्रशिक्षण लिया मशरूम उत्पादन का, और हम मशरूम उत्पादन का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे महिलाओं को सभी को अपने जीवन में बहुत फर्क पड़ा है, जो अपने पतियों पे आश्रित नहीं है और अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए अच्छा कार्य कर रही हैं। इसलिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाभार्थियों का कहना है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कारण आज उनका समूह आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। हमें सरकार ने पहले तो हमें आरएफ दिया 10,000 रुपये, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। हमने अपना रोजगार किया है, उसे लेन देन किया उसे महिलाओं को, और फिर हमें सीसीएल दिया गया। सीसीएल से हमारा ये रोजगार कर रहे हैं हम किराना स्टोर का, और उससे हमें बहुत लाभ हुआ है। मैंने अपना सिलाई का स्वरोजगार किया है और काफ़ी उससे मुझे लाभ मिला है, और सारी महिलाओं को भी मैंने ट्रेड किया है। इससे हम सब महिलाओं को बहुत ही अच्छे से वो मिला है। इसका मुझे मोदी जी का बहुत ही धन्यवाद है, और इससे हमें क्या कहते हैं समूह से हमें ये रोजगार करने के लिए आरएफ भी मिला है। गौरतलब है कि देश के 75 जनजातीय बाहुल्य जनपदों से 15 नवंबर को यात्रा शुरू हुई। यात्रा का मूल उद्देश्य जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के द्वारा जागरूकता यात्रा और स्टॉल के माध्यम से लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना और त्वरित लाभ देना है, जिससे ग्रामीण अपना और अपने क्षेत्र का पूर्ण विकास कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पौड़ी और बागेश्वर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई। यात्रा के सफल संचालन के लिए जनपद स्तर से लेकर विकास खंड, न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर तक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ताकि लोक कल्याण की योजनाओं की जानकारी आम आदमी तक आसानी से पहुंच सके। अल्मोड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ को प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और जिलाधिकारी विनीत तोमर ने विकास भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम का मकसद पात्र व्यक्ति को योजनाओं से जोड़ना और लोगों को योजनाओं का लाभ देना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश के गरीबों के लिए जितने कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी, उनके द्वारा जो गारंटी दी गई, वो किस प्रकार से लोगों को अब तक में फ़ायदा पहुंचाया है, उन तक वह बात पहुंचाना, साथ साथ में किस प्रकार से अभी भी कोई यदि शेष वंचित रह गया है तो उनको योजनाओं से जोड़ना, निश्चित रूप से यह अपने आप में सीधे सीधे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक जुड़ाव भी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 29 रथ जनपद में जाएंगे, जिनके जरिए केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाएगी। हमारे पूरे जनपद में 29 गाड़ियां रहेंगी जो विभिन्न गांवों में और नगरीय क्षेत्रों में जाएंगी। इसमें अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के लिए 17 योजनाएं हैं जिनका चयन किया गया है, और उनकी जानकारी सभी को दी जानी है, और उनके जो लाभार्थी हैं उनको लाभ दिया जाना है। जो पात्र ऐसे लोग छूट गए हैं, इसमें उन योजनाओं को संतृप्त किया जाना है। वहीं पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले की सभी 1173 ग्राम पंचायतों में प्रचार वाहन भ्रमण करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल संचालन के लिए जनपद स्तर से लेकर विकास खंड, न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर तक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। 29 गाड़ियाँ हमें मिल रही हैं, और हमें 26 जनवरी तक जो ये प्रोग्राम होना है उसमें प्रत्येक गांव को 1173 जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनको कवर करते हुए जितनी भी जन कल्याणकारी स्कीम्स हैं भारत सरकार की, उन सारी उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। बागेश्वर में लोगों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ जिले के गरुड़, कपकोट और बागेश्वर के नगर निकायों के साथ ही 402 ग्राम सभाओं में भ्रमण कर योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य सर्वप्रथम उन लोगों को लाभान्वित करना है जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। हम सब लोगों का संकल्प है कि भारत विकसित हो, तो उसके निमित्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, जहां देश चहुमुखी विकास के साथ साथ विश्व पटल पर
भारत आगे बढ़ रहा है। इन रथों के माध्यम से योजनाओं का प्रसारण होगा। हमारे जिले में जितनी 402 ग्राम पंचायतें हैं और 1 नगर पालिका और 2 नगर पंचायतें हैं। अभी हमारे आज 2 वाहन आज पहुंचे हैं। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार है, उनके बारे में लोगों की जानकारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हुए लाभ दिया जाएगा। ग्राम सभाओं में रोस्टर के अनुसार शिविर लगाकर योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए योजनाओं का लाभ मौके पर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दुबई के उत्पाद भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेले में लोगों को मिले गुणवत्तापूर्ण खाने मिले, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। मेले में इस बार काफी संख्या में युवा उद्यमी भी अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनियों को भी मेले में अपने उपभोक्ताओं से सीधा संवाद करने का मौका मिल रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दुबई के भी उत्पाद देखे जा सकते हैं। पिछले कई सालों में इस मेले के दौरान मिले अच्छे रुझान ने यहाँ के प्रदर्शकों को एक बार फिर से आने पर मजबूर कर दिया। हम लास्ट टाइम भी आए थे यहाँ पर और ये इस बार भी आए हैं कि लोगों ने इतना प्यार दिया था लास्ट टाइम, हमारे परफ्यूम पसंद किए थे। हमारे पास हर तरह की सीरीज़ है, इकोनॉमिकल भी है, प्रीमियम भी है और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं सर। और बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं लोग। हमारे पास ऑयल परफ्यूम्स, स्प्रे परफ्यूम्स, ऑल काइंड ऑफ परफ्यूम्स भी सेल कर। तो लास्ट ईयर जब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना हमारे परफ्यूम को लाइक किया, उसी की वजह से हम दोबारा आए और इंशाल्लाह आते रहेंगे। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों को सीधे अपने उपभोक्ता से सीधा संवाद करने का मौका मिलता है। अपने उत्पाद में और क्या बेहतर किया जाए, इसकी प्रतिक्रियाएं भी यहाँ मिलती हैं। ये हमारा 13th पार्टिसिपेशन है ट्रेड फेयर में। हम इसको एक तरह का अपने एक लेबोरेटरी ग्राउंड यूज़ करते हैं, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि लोगों के टेस्ट कैसे हैं। हम जो भी प्रोडक्ट्स, हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स करते हैं और अलग अलग कंट्रीज़ से हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट्स आते हैं। तो हम लोग मेले में लोगों को अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और ये चेक करते हैं कि उनका टेस्ट कैसा है, प्रोडक्ट्स के बारे में किस तरह के प्राइस पॉइंट्स उनको चाहिए। तो हमारे लिए एक तरह का ये टेस्टिंग ग्राउंड है। मेले में काफी संख्या में स्टार्टअप और युवा उद्यमी भी देखे जा सकते हैं। मानसी भी रंग बिरंगे टॉयज लेकर आई हैं। मेले में मिल रहे अच्छे रुझान से ये काफी उत्साहित हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा 3rd टाइम है ट्रेड फेयर में। ये मेरा स्टार्टअप ही था जब मैंने लास्ट टाइम स्टार्ट करा था। मेरा सॉफ्ट टॉयज़ का है, जो मेरा रीज़नेबल रेट है वो 150 से स्टार्ट है एंड लास्ट अप टू 800 पे लास्ट होता है सर। एंड जैसे कि बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं, इवन उनके पेरेंट्स भी बहुत पसंद कर रहे हैं मेरे सॉफ्ट टॉयज़ को। यहाँ आने वाले लोग तरह तरह के व्यंजनों का भी जमकर चटकारा ले रहे हैं। मेले में लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाना मिले, इसके लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। पब्लिक को अच्छी क्वालिटी का फूड मिले, इसके लिए हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, साथ में जो है सैंपल लेते हैं। जैसे कि हमारी टीम अभी सैंपल यहाँ पर ले रही है इसी स्टॉल से। और ओवरऑल हमारा विज़न रहता है ये देखते हुए कि फूड में कहीं भी कोई जो है शिकायत ना आए या फिर कोई गलत अनसेफ फूड जो है पब्लिक को ना मिले। मेला करीब करीब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। ऐसे में मानो हर दर्शक हर उत्पाद को देखने के साथ ही पूरा मेला देख लेना चाहता है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इस बार बहुत सी खासियतों को समेटे हुए है। 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है। मेला इस बार क्यों है खास, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने ITPO के CMD प्रदीप सिंह खरोला से। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में रोजाना काफ़ी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। क्या खासियत है और मेले में, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ITPO के CMD प्रदीप सिंह खरोला साहब। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है, इसका यह 42वां संस्करण है और आज हम इस 42वें संस्करण के 10वें दिन में हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम पे, इस समय लगभग 50,000 लोग इस मेले में इस टाइम भाग ले रहे हैं। इस बार कई विशेषताएं रही हैं इस मेले में और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस बार ये बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से किया गया है। इतनी अधिक संख्या में लोग आने पर भी किसी को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं हो रही है। उदाहरण के लिए हमारे बाहर के मार्गों में जो ट्रैफिक जाम हो जाया करता था, गत वर्ष भी हुआ था, इस बार बिल्कुल भी ट्रैफिक जाम नहीं है। दूसरी विशेषता ये है कि
अभी तक का ये सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है, हम इसको कह सकते हैं। इस बार हम भारत मंडपम जो पूरी तरह से विकसित है उसका हम उपयोग कर रहे हैं और लगभग 1,10,000 स्क्वायर मीटर में ये मेले का आयोजन किया गया है। पिछले साल ये करीब 75 से 80,000 स्क्वायर मीटर था। और तीसरी विशेषता ये है कि अब की बार जो हमारी बेसमेंट की पार्किंग है उसका हमने पूरी तरह से प्रयोग किया है। तो इसके प्रयोग करने से बेसमेंट पे लगभग 2,000-3,000 गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं। इससे आने वाले जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, जितने भी एग्जिबिटर्स हैं, उनको बहुत ही इससे सुविधा हो गई है। और एक और विशेषता ये है कि इसमें हमने अब की बार एक ट्रायल बेसिस पे एक मोबाइल ऐप लगाया है जिससे कि मेले के अंदर नेविगेशन हो सकता है। अगर आपको किसी दुकान विशेष में जाना है तो आप उस ऐप का प्रयोग करके उस दुकान तक पहुंच सकते हैं। ITPO प्रदीप सिंह खरोला साहब जो बता रहे थे, आप भी मेले का दीदार करने जरूर आएँ। ये 27 नवंबर तक मेला लगेगा, आम जनता इसका दीदार कर सकती है। और इसमें इस बार बहुत सारे गेट खोल दिए गए हैं जिसकी वजह से इस बार मेले के अंदर ज़्यादा भीड़ एक साथ एक जगह दिखाई नहीं देती। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में समूचे भारत के 75 युवा प्रतिभाओं को अपने सपनों को पूरा करने का बेहतरीन अवसर मिल रहा है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के तहत 48 घंटों में एक शॉर्ट फिल्म बनाने की चुनौती मिली थी। यह भावी फिल्मकार इस चैलेंज को पूरा करने में पूरी लगन से जुटे रहे। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सिर्फ सितारों की ही चकाचौंध नहीं है। इस महोत्सव को युवाओं से जोड़ने के लिए एक बेहद अनूठी पहल की गई, 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। इसका तीसरे संस्करण की शुरुआत हुई 21 नवंबर को एक हूटर के साथ, जहां पर देश भर से चुने गए 75 युवा प्रतिभाओं को 48 घंटे का एक फिल्म चैलेंज दिया गया। और इस वक्त आप मेरे पीछे ये घड़ी देख सकते हैं जिसमें 8 घंटे 8 मिनट और वो कुछ चंद सेकंड बचे हैं। यानी कि ये तमाम बच्चे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, देश के कोने कोने से आए हैं यहाँ पर सिनेमा की दुनिया में अपनी एक पहचान बनाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए। 48 आवर चैलेंज के तहत यहाँ पर अब बस 8 घंटे 8 मिनट 41 सेकंड बचे हुए हैं और ये तमाम बच्चे लगे हुए हैं इस वक्त अपनी एक फिल्म बनाने में। इन बच्चों को 75 बच्चों को 5 टीम्स में बांटा गया और हर टीम के पास एक फिल्म बनाने की चुनौती है, यानी कि 5 फिल्में बन के निकलेंगी इस 48 आवर चैलेंज के बाद। और यहाँ पर पूरी तरह से सारा काम खुद ही कर रहे हैं ये बच्चे, खुद शूट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, अभिनेता भी यही हैं, संगीत निर्देशन, आर्ट डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये तमाम चीज़ें ये तमाम बच्चे यहीं पर कर रहे हैं। क्या कुछ किस तरह से चल रहा है ये चैलेंज और क्या कुछ करा है आपने? बहुत अच्छा चल रहा है एक्चुअली। हमने टीम वर्क से बहुत कुछ कर पाए क्योंकि एवरीवन इज़ फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, तो हम सब ने जब साथ में आके कुछ किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी हमने इससे काफ़ी कुछ सीखा, हमने काफ़ी चैलेंजेस भी किए फेस, हमारा आउटपुट काफ़ी अच्छा आया है। वी फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन दिस बट वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। मिशन लाइफ इस बार इन बच्चों की जो थीम थी, 5 फिल्में जो बनेंगी उनकी थीम थी मिशन लाइफ। प्रधानमंत्री मोदी ने ये नारा दिया है मिशन लाइफ का, लाइफ फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। किस तरह से इस थीम को आपने दिखाने की कोशिश की है? हमने इस तरह से दिखाने की कोशिश करी कि कैसे कि मतलब कि हम खुद ही इंसान अपने अर्थ को बर्बाद करने के पीछे तुले हुए हैं। हम अपनी दुनिया को बचा ही नहीं रहे, जिस चीज़ के चक्कर में हम अपनी ही दुनिया को ख़राब करने के पीछे पड़े हुए हैं। और उसी चीज़ को हमने दिखाया एक छोटी लड़की के, मतलब वो छोटी लड़की उसी को मतलब बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वो एनवायरनमेंट को सुधारने की कोशिश कर रही है। तो वो जब पूरी मूवी बन जाएगी तो आप देख लेना आपकी। जब 5 फिल्में निकल कर आएंगी इन 5 टीम्स में से और एक एस्टीम जूरी है जो इनका हिस्सा बनी हुई है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे किस तरह से आप ये चैलेंज को पूरा कर रहे हैं? मिशन लाइफ इस बार आपकी थीम है। हम लोग अभी कोशिश करते हैं 48 आवर, थोड़ा चैलेंजिंग तो है ही क्योंकि हम लोग को शूट पोस्ट सब कुछ करना होता है उसी टाइम में। बट टीम बहुत एनर्जेटिक है, हम लोग सब ने बहुत अच्छा काम किया, एवरीवन वाज वेरी हार्ड वर्किंग। तो होपफुली हम लोग अच्छा मूवी बनाएंगे। हम लोग का गोल इज़ टू मेक अ गुड मूवी एंड लाइक नॉट नेसेसरी टू विन, मतलब मूवी अच्छी बनानी है, ये हम लोग कोशिश थी शुरू से।
अपना लक्ष्य नहीं है, कुछ करना, अपनी पहचान बनाना और एक अच्छी फिल्म बनाना। यानी कि है तो ये युवा प्रतिभा, लेकिन एक अनुभवी फिल्मकार के रूप में आप बात कर रहे हैं। आपने देखा कोशिश यही है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के तहत कि किस तरह से देश भर के कोने कोने से आए इन युवा प्रतिभाओं को सिनेमा और सिने इंडस्ट्री से जोड़ने का उन्हें एक मौका मिल रहा है। इस इफ़ी के मंच पर आकर उन्हें एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल रहा है, दिग्गज फिल्मकारों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है और साथ ही साथ जिस तरह से उनकी फिल्म बनकर यहाँ पर निकल कर आएगी और जब वो पूरी होगी पुरस्कार मिलेगा, यहाँ पर एक बतौर फिल्म मेकर या सिनेमा की इंडस्ट्री में एक उभरते कलाकार के रूप में उनका सपना साकार करती भी आएगी। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा। अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर बढ़ते हैं। इजराइल और हमास के बीच आज 4 दिनों का संघर्ष विराम शुरू होगा। स्थानीय समय अनुसार सुबह 7 बजे से संघर्ष विराम शुरू होगा। कतर के मध्यस्थों ने कहा है कि आज 13 इजरायली और बच्चों को रिहा किया जाएगा। दोनों पक्षों ने कहा है कि ये संघर्ष विराम अस्थायी है। संघर्ष विराम के तहत गजा में अतिरिक्त मानवीय मदद आज से भेजी जाएगी। 4 दिनों तक चलने वाले संघर्ष विराम में 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा। इस दौरान इजराइल के जेल में बंद फिलिस्तीनियों को भी रिहा किए जाने की संभावना है। हमास ने अब तक 4 बंधकों को रिहा किया है। आइए बढ़ते हैं खेल की खबर की ओर। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज के पहले मुकाबले को 2 विकेट से अपने नाम कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। विशाखापट्टनम में खेले गए मुकाबले में भारत के सामने जीत के लिए 209 रन का लक्ष्य था, जिसे टीम ने 19 ओवर और 5 गेंद में 8 विकेट खोकर 209 रन बनाकर हासिल कर लिया। भारत की इस जीत में कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने अहम भूमिका निभाई। सूर्य कुमार ने 42 गेंद पर 80 रन की पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 39 गेंदों पर 58 रन बनाए। इन दोनों के अलावा रिंकू सिंह ने 22 रन की पारी खेली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।